कि सितंबर 2024 की हम मैगजीन देख रहे हैं, तो उसमें 3.6 आर्टिकल इकोनॉमी के अंदर पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो देखो, ड्राइव तो माही भाई मारते हैं, तो ये मोही मतलब मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ऐसे बस याद करने का तरीका है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने ये नोटिफाई करी है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीएम ई ड्राइव। तो ई से इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, ये स्कीम। ठीक है, ये जो बिल्ड अपॉन प्रीवियस इनिशिएटिव, जैसे फेम इनिशिएटिव था ना, फेम 1 जो 2015 में आया, 2019 में फेम 2 आया। तो फेम क्या था? ये डिमांड और सप्लाई दोनों को बढ़ाने का काम करता था। तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? अडॉप्शन से, फास्टर अडॉप्शन। और सप्लाई कैसे बनेगी? मैन्युफैक्चरिंग। तो फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है, तो याद हो गई, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो उस पर ये बिल्डअप करता है। जो इलेक्ट्रिक ईपीएमपी स्कीम थी ना, ईपीएमएस 2024 थी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, जो 2024 की थी, वो इसमें सबस्यूम कर ली गई है। ये जो स्कीम थी, ये जुलाई 2024 में ही लॉन्च हुई थी, और अब सितंबर में ये सबस्यूम भी कर ली किसने? पीएम ई ड्राइव स्कीम ने, फॉर फास्टर अडॉप्शन ऑफ। ठीक है, ईपीएमपी स्कीम जो 2024 में लॉन्च हुई थी जुलाई में, वो किस लिए लॉन्च हुई थी? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। तो फास्टर अडॉप्शन ऑफ जो 2 व्हीकल और 3 व्हीकल है ना इलेक्ट्रिक, उनके लिए। तो फास्टर अडॉप्शन ऑफ E2W और E3W, उसके लिए इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम में हुई थी लॉन्च। अब जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपीडिएट करना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ना अडॉप्शन को। कैसे एक्सपीडिएट होगी? बाय अपफ्रंट इंसेंटिव प्रोवाइड करना परचेज को, ताकि डिमांड बढ़ सके। और फैसिलिटेट करना इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ईवीज। ठीक है, ताकि डिमांड बढ़ सके के लिए अपफ्रंट इनिशिएटिव, अपफ्रंट कॉस्ट कम कर देना कंज्यूमर के लिए, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोवाइड करना इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ताकि उसकी सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट हो सके उसमें। ऑल्सो इट एम्स टू प्रमोट ईवीज टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी। अब जो फंड एलोकेशन है, लगभग 10,900 करोड़ का फंड एलोकेशन इसमें हो रहा है। टाइम पीरियड 2024 से 26। अब जो टारगेट्स है इसमें क्या है? ये सपोर्ट करेगा, वही देखो, ईपीएमएस स्कीम तो बंद हो गई, तो इलेक्ट्रिक E2W और E3W को अब यही स्कीम सपोर्ट करेगी, और ई बसेस को भी सपोर्ट करेगी। ठीक है, इंस्टॉलेशन कितने, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितने इंस्टॉल करने की लगभग ये बात करती है। देखो, 48,400 फास्ट चार्जर फॉर E2W और E3W, 48,400 लगभग। ठीक है, और लगभग 22,000 के करीब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 4 व्हीलर है ना, उनके लिए। तो लगभग दुगने हैं, क्योंकि दुगने तो टायर है, तो आधे हो गए ना फास्ट चार्जर्स। ठीक है, तो 22,000, तो ये टोटल कितने हो गए? 70,000 के अराउंड हो गए। और 1,800 फास्ट चार्जर फॉर ई बसेस। तो ये माही भाई ड्राइव मारते हैं, तो वही मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज मोही। तो उसकी जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड सैंक्शनिंग कमेटी है, हेडेड बाय सेक्रेटरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है, इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ओवरऑल मॉनिटरिंग, सैंक्शनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड सैंक्शनिंग कमेटी है, ये ओवरऑल पीआईएससी जो पीआईएससी है, ये कर रही है ओवरऑल मॉनिटरिंग, सैंक्शनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ठीक है, अब की फीचर्स ऑफ द स्कीम क्या है? जैसे डिमांड इनिशिएटिव, तो डिमांड को बढ़ाना एंड सप्लाई को बढ़ाना, यही होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट होंगे। तो डिमांड कैसे, डिमांड इंसेंटिव क्या है कंज्यूमर्स के लिए? टू परचेज सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ईवीज। ठीक है, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ईवीज को परचेज करने के लिए एक तो एक ई वाउचर दिया जाएगा। जो भी ईवी बायर है ना, उसे एक ई वाउचर दिया जाएगा, जो कि पीएम ई ड्राइव पोर्टल से जनरेटेड होगा ना, वो ई वाउचर उसे दिया जाएगा। उसकी मदद से उसकी अपफ्रंट परचेज प्राइस ही रिड्यूस हो जाएगी।
ठीक है। ये आधार भी इसमें ना इनकॉर्पोरेटेड होगा, आधार ऑथेंटिकेटेड होगा, तो उसे जो ई वाउचर दिया जाएगा, तो जो अमाउंट है वो रीइम्बर्स कर दिया जाएगा ओईएम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डायरेक्ट ही। ठीक है, तो अपफ्रंट कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी ई वाउचर यूज करके। फिर अगला है प्रपोज्ड इंसेंटिव बेस्ड ऑन बैटरी कैपेसिटी। क्या है? लगभग 5,000 रुपये पर किलोवाट आवर की जो बैटरी होगी ना, लगभग 5,000 रुपये पर किलोवाट आवर की बैटरी को फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक इतने 5,000 रुपये दिए जाएंगे पर किलोवाट आवर पे। और उसके बाद 25-26 में लगभग कितने दिए, टाइम पीरियड इसका 2024 से 26 तक ही है ना, तो 24-25 में इसको 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं, फिर 25-26 में इस पर 2,500 रुपये पर किलो वाट आर दिए जाएंगे। ठीक है, फॉर टू व्हीकल्स, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर ईवी जो होंगे ना उनके लिए। पता लग गया कि प्रपोज्ड इंसेंटिव कितना है? हाँ, पता लग गया। और जो कैपिंग होगी ना वो 15% होगी, जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है ना व्हीकल का, उसकी 15% होगी। और ये फोर व्हीलर्स के लिए गलती से भी मत कह देना, ये केवल टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के लिए है ये इंसेंटिव। कैटेगरीज ऑफ व्हीकल जिनमें डिमांड इंसेंटिव दिया जाएगा, तो वही बात थी, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर। ठीक है, और इंसेंटिव वो एम्बुलेंसेज और ट्रक्स में भी दिया जाएगा। तो टू व्हीलर थ्री व्हीलर तो हमने देख लिया, ई रिक्शा ई कार जैसे हो गई, फिर ई एम्बुलेंसेज हो गई, तो और ई ट्रक्स हो गए, एंड अदर न्यू इमर्जिंग ईवी कैटेगरीज, तो उनमें डिमांड इंसेंटिव दिया जाएगा कितना, ₹5,000 पर किलोवाट पर आवर और ₹2,500 पर किलोवाट आवर। तो इतना इंसेंटिव दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? एक ई वाउचर दिया जाएगा जो आधार से लिंक्ड होगा और इस पर अपफ्रंट कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी। तो डिमांड इंसेंटिव तो मुझे याद हो गए। अब कैपिटल एसेट्स क्रिएशन के लिए जो ग्रांट्स दिए जाएंगे वो क्या है? इसमें एक तो ई बसेस आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा इसमें जो नेटवर्क क्रिएट होगा ना चार्जिंग स्टेशंस का, ई व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का जो नेटवर्क क्रिएट होगा, जिसे ईवी पीसीएस कहते हैं। तो ई व्हीकल्स का जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क क्रिएट होगा, जो ई बसेस होंगी, एंड अपग्रेडेशन ऑफ आइडेंटिफाइड टेस्टिंग एजेंसीज। ठीक है, तो किन के लिए? तीन के लिए है ग्रांट जो दिया जाएगा कैपिटल एसेट्स के लिए। एक तो ई बसेस, दूसरा ई व्हीकल के लिए जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क क्रिएट करा जाएगा, तीसरा जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं जिन्हें अपग्रेड करा जाएगा उनके लिए ग्रांट दिए जाएंगे। अब सपोर्ट फॉर ई बसेस जो होगा ना वो एसटीयूज के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, उनके द्वारा ई बसेस को सपोर्ट दिया जाएगा ऑन ओपैक्स जीसीसी मॉडल, ओपैक्स स्लैश जीसीसी मॉडल। ओपैक्स मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर स्लैश ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर स्लैश ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो ई बसेस होंगी ना, इनका एक्स फैक्ट्री प्राइस 2 करोड़ से कम होना चाहिए, तभी उन्हें इंसेंटिवाइज करा जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी बसेस पे इंसेंटिवाइज नहीं करा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो दिख ही रहा होगा कि भाई वो प्रॉफिट कमा ही सकती होंगी जब इतने महंगी बस खरीदवा दी। ठीक है, तो ई बसेस जो 2 करोड़ तक की हैं उन पे ये ओपेक्स स्लैश जीसीसी मॉडल के तहत इंसेंटिवाइज उन्हें करा जाएगा। अब अगला है जो ईवी पीसीएस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जो है, शैल बी इंस्टॉल्ड इन सेलेक्टेड सिटीज़। 9 सिटीज़ सेलेक्ट हुई है, ये 4 बिग सिटीज़ तो हैं ही, और इसके अलावा सिलेक्टेड हाईवेज विद हाई, जिनमें हाई ईवी कंसंट्रेशन है ना, ऐसी 9 सिटीज़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क बनाया जाएगा, और सेलेक्टेड हाईवेज पे भी बनाया जाएगा। जो ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो गाइडलाइंस है ना 2024 के, उनके अकॉर्डिंग ही होगा ये चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क। अब अगला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। तो अभी हमने जो ऊपर देखी थी, कौन सी वाली, ये जो पीआईएससी है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड सैंक्शनिंग कमेटी, ये तो ओवरऑल मॉनिटरिंग, सैंक्शनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करेगी। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है एजेंसी है, ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, और सेक्टेरियल, मैनेजरियल और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट यही प्रोवाइड करेगी। फिर अगला है कि अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है ना स्कीम के। तो दो पहले नीचे से देखते हैं कि
स्टेट्स को ना इनकरेज करा जाएगा कि आप भी फिजिकल और नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स दो, जैसे कि रोड टैक्स में कंसेशन, टोल टैक्सेशन में कंसेशन एग्जेम्पशन, या फिर पार्किंग फीस रिडक्शन, ताकि ईवी प्रमोट हो। ठीक है, तो स्टेट्स को भी प्रमोट किया जाएगा कि आप भी आगे मदद करो आके। फिर इंसेंटिव्स अंडर द स्कीम्स जो होंगे ना, वो इंडिपेंडेंट है, मतलब इन एडिशन गिवन अंडर जो पीएलआई स्कीम के अंदर दिया जा रहा है ना, उनके एडिशन में है। कौन कौन सी पीएलआई स्कीम? पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री। तो ऐसा नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, वो इन एडिशन है। तो पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री, पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री, पीएलआई स्कीम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल, पीएलआई स्कीम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल। फिर अगला है कि जो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स है, पीएमपी है, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम हैज़ टू बी फॉलोड बाय ओईएम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा ओईएम्स को और ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को, टू बी एलिजिबल फॉर सपोर्ट। आपको ये फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको इंसेंटिव्स चाहिए ना। बी फॉलोड बाय ओईएम्स एंड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी एलिजिबल फॉर सपोर्ट। अब देख लेते हैं ये गाइडलाइंस क्या थी ना, जो दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेब्लिश करने के लिए। तो गाइडलाइंस फॉर इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन, दोनों के लिए, इंस्टॉल करने के लिए देन ऑपरेट करने के लिए, ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशन 2000, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2024। तो इंस्टॉलेशन के लिए और ऑपरेशन के लिए, दोनों के लिए, ताकि चार्जिंग स्टेशंस को क्या सेफ, रिलायबल और एक्सेसिबल बनाया जा सके ना, ताकि ईवी अडॉप्शन इंडिया में बढ़ सके। अब जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसकी सेंट्रल नोडल अथॉरिटी है। बी को छोड़ दिया भाई, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे मक्खियाँ भी नकरियाँ, ऐसे याद करो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे मक्खियाँ भी नकरियाँ, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है, इस गाइडलाइन का जो सेंट्रल नोडल अथॉरिटी है ना, टू मॉनिटर इस गाइडलाइन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो बी है। अब ये जो गाइडलाइन है, ये पब्लिक स्पेसेस, प्राइवेट स्पेसेस दोनों पे ही लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल पब्लिक स्पेसेस पे लगेगी। फिर जो पब्लिक लैंड है ना, प्रोविजन ऑफ पब्लिक लैंड फॉर पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस, इसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट और पब्लिक एंटिटीज होंगी ना, वो लैंड ऑफर करेंगी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के इंस्टॉलेशन के लिए। एट सब्सिडाइज्ड रेट लैंड ऑफर करा जाएगा टू गवर्नमेंट, पब्लिक या प्राइवेट एंटिटीज को। ठीक है, किसी को भी जो गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंटिटीज है शेल ऑफर लैंड। ठीक है, अब दिस विल, ये प्राइवेट एंटिटीज याद रखना। ठीक है, सब्सिडाइज्ड रेट टू प्राइवेट एंटिटी को भी। फिर अगला है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, की लैंड तो सब्सिडाइज दे दिया जाएगा, बट जो रेवेन्यू है ना, वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे चलेगा। मतलब अगर एक 1 रुपी पर किलोवाट आवर, जैसे किसी ने 10 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी भरवाई, ठीक है, तो 10 रुपये उसमें जिसका लैंड होगा ना, उसके हो जाएंगे। लोकेशन ऑफ द पीसीएस, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन क्या होगी? बाय 2030 जो एम है ना, एटलीस्ट एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए 1/1 किलोमीटर की ग्रिड में ना, अर्बन एरियाज के अंदर, और अलोंग हाईवेज हर 20 किलोमीटर पे जो रेगुलर ईवीज के लिए, और हर 100 किलोमीटर पे जो लॉन्ग रेंज हैवी ड्यूटी व्हीकल्स है ना, उनके लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल वो होना ज़रूरी है। अब जो सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टेट नोडल एजेंसीज के साथ मिलके ना, एक नेशनल डेटाबेस बनाएंगी पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब अगला है कि ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट्स शेल कंप्लाई विद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। और जो टैरिफ्स होंगे ना, वो सोलर आवर्स में कम होंगे, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की जो एडॉप्शन है ना फॉर ईवी चार्जिंग, वो बढ़ सके। ठीक है, तो टैरिफ चार्जेस जो ड्यूरिंग सोलर आर, ये कम होंगे। ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एट चार्जिंग स्टेशन, वो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई, मतलब जितनी सप्लाई हो रही है ना, जितनी सप्लाई में कॉस्ट लगी है, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई, उससे ज़्यादा उसको एक्सीड नहीं करनी चाहिए मार्च 2028 तक। ठीक है, ताकि प्रमोट कर सके ऑफ कोर्स हम यूजेज ऑफ द ये, उस पर भी ना भिन के। ठीक है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो हमने देख लिया
कि कितने लोकेशन हमने देख ली, 1/1 की ग्रिड में होगा 2030 तक, हर 20 किलोमीटर या हर 100 किलोमीटर पे होगा। तो हमने लोकेशन देख ली। फिर हमने देख लिया कि एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है, मतलब डेटाबेस बनाना है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाना है। हमने देख लिया बी इसको जो नोडल एजेंसी है और बिस के स्टैंडर्ड फॉलो करे जाएंगे। अब क्या टैरिफ उस पे लगेगा जो सप्लाई दिया जाएगा, और वो टैरिफ का रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे होगा जिसका वो लैंड होगा ना, ठीक है, और वो लैंड सब्सिडाइज्ड तौर पे देगा। तो ये सब हमें याद हो गए, ठीक है। अब पेपर में आएगा तो कुछ कुछ पॉइंट तो लिख ही लोगे ना, जैसे बड़े आसान आसान से, ये वाला पॉइंट 1 किलोमीटर क्रॉस 1 किलोमीटर एवरी 20 किलोमीटर वाला, कितना इजी सा पॉइंट है। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, ठीक है, इसका ये प्राइस लिख देना। तो 3 पॉइंट तो यही हो गए। 6-7 पॉइंट लिखने का स्कोप होता है किसी भी उसमें। फिर अगला ये लिख सकते हो टेरिफ एट सोलर आवर्स को, और ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हो। ये तो बड़े कॉमन कॉमन सी चीज़ है ना, कि चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश कहाँ होगा, वो लैंड पे स्टैब्लिश होगा तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा। फिर चार्जिंग स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वो कितनी, उसका टैरिफ क्या लगेगा, ठीक है। फिर अगला कि जो इसका कितने एरिया पे होंगे ये चार्जिंग स्टेशंस, तो ऐसे ऐसे करके लिखना है। तो गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंट इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशन। अब ये जो हमने देखा था ना कि अपना ओपेक्स और जीसीसी मॉडल पे जो सपोर्ट फॉर द ई बसेस प्रोवाइडेड थ्रू एसटीयूज, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स ऑन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल। तो ओपेक्स स्लैश जीसीसी मॉडल, जीसीसी क्या है इसमें, अब मॉडल जो ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ प्रोक्योरमेंट, जहाँ पे जो बस होगी ना वो ओन ऑपरेट और मेंटेन होगी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा फॉर अ स्पेसिफिक रेट एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ओन ऑपरेट और जो मेंटेन होगी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा। द अथॉरिटी पेज पर किलोमीटर फीस, प्री डिसाइडेड एक पर किलोमीटर फीस पी करी जाएगी उसे, ये वो करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए बस, ठीक है। तो ओन ऑपरेट और मेंटेन करी जाएगी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ही, बस उसे पर किलोमीटर एक पैसा दे दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ई बस इसके लिए ये है ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल याद हो गया। अब जो कैटेगरीज ऑफ ई व्हीकल हमने देख लिया था, ये वाले व्हीकल है। टू क्वालिफाई एज फॉर द इंसेंटिव, एक व्हीकल जो है वो रजिस्टर होना चाहिए एज मोटर व्हीकल अंडर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। वो ई व्हीकल है, ठीक है, ई व्हीकल है मान लिया हमने, ई ई टू व्हीलर या थ्री व्हीलर ई व्हीकल। बट वो व्हीकल तभी माना जाएगा जब वो मोटर व्हीकल्स की तरह रजिस्टर्ड होगा अंडर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स CMVR 1989 के ना, और उसमें एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी लगी होगी। वरना तो कोई बच्चों की 4 पहियों वाली गाड़ी को कह दे कि ये ई व्हीकल है, ऐसा नहीं। वो मोटर व्हीकल की तौर पे रजिस्टर्ड होना चाहिए सेंट्रल मोटर व्हीलर रूल्स के अंदर, ठीक है, मोटर व्हीलर रूल्स के अंदर। तो अब ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बस ये बचा है थोड़ा सा, अभी देखते हैं हम इसे। तो प्रोवाइडिंग क्या बेनिफिट्स क्या है पीएम ई ड्राइव स्कीम के। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इससे ई बसेस, जैसे हमने बोला ई बसेस का प्रमोट होगा, टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स प्रमोट होंगे ना, तो इससे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रमोट होगा जो कि अफोर्डेबल होगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। फिर डिमांड जनरेशन होगी, जैसे हमने देखा कि हम लगभग 5,000 पर किलोवाट आवर पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। और 2024-25 में, 25-26 में लगभग 2500 किलोवाट पर आवर रुपये, 2500 रुपये किलोवाट पर आवर पे हम किलोवाट आवर की हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो इससे क्या डिमांड क्रिएट होगी। और फिर अगला है हम टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उनको भी अपग्रेड करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं। अब और एडिक्वेट पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम स्टेब्लिश कर रहे हैं। देखा था हमने लगभग 70,000 चार्जिंग स्टेशन, जिसमें से 22,000 कुछ उसके हैं,
ठीक है, थ्री व्हीलर्स के हैं, तो ये हमने देखा था। फोर व्हीलर्स के 22,000 हैं। फिर बाकी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के हैं रेस्ट 70,000 में से 58,000 वगैरह, 48,000 वगैरह कुछ। अब हम ये वाली स्कीम बस बची है, बाकी तो सब हो गया ना। बाकी हमने सब देख लिया। हाँ, बाकी तो सब देख चुके हैं। अब बस ये लास्ट वाली स्कीम देख लेते हैं।